सोमवार को 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन आज हम यह चर्चा नहीं करेंगे कि परिणाम क्या होंगे या किसके पक्ष में जाएंगे। आज हम दो अलग अलग और एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत संभावनाओं पर बात करेंगे। पहली संभावना यह मानकर चलती है कि असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनती है, जबकि केरल में या तो कांग्रेस सरकार बना सकती है या फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। लेकिन मेरा मानना क्या है, इससे लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। असली महत्व इस बात का है कि मतदाता क्या सोचता है, किस पर भरोसा करता है और किस तरह का जनादेश देता है। अब दूसरी संभावना पर विचार करते हैं। मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा जीत जाती है, तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में लौटती है, केरल में कांग्रेस जीत जाती है और असम में परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन दोनों परिस्थितियों का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली दिखेगी। दूसरी स्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी को कुछ कमजोर माना जाएगा, क्योंकि तब तक वह लगातार राज्यों में जीत दर्ज करती रही है। असम को अगर हम लगभग तय मान लें तो असली मुकाबला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में है। अगर इन राज्यों में बदलाव होता है तो यह 2014 के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन साबित हो सकता है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां भाजपा मुख्य खिलाड़ी नहीं बल्कि एआईएडीएमके की भूमिका बड़ी है। अगर एनडीए जीतता है तो डीएमके का वह नैरेटिव कमजोर हो जाएगा, जिसमें उत्तर दक्षिण विभाजन, भाषा का विवाद और केंद्र राज्य के बीच दूरी बढ़ाने की बात की जाती है। लेकिन अगर डीएमके जीतती है तो यही नैरेटिव और मजबूत होगा। अब पश्चिम बंगाल पर नजर डालते हैं। अगर ममता बनर्जी फिर से जीतती है तो यह संदेश जा सकता है कि हिंसा के जरिए चुनाव जीते जा सकते हैं। इससे राजनीति में एक खतरनाक परंपरा को बढ़ावा मिल सकता है, जहां पार्टियां संगठन से ज्यादा ताकत दिखाने पर ध्यान देंगी। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि विचारधारा का है। सवाल यह है कि जो भी पार्टी जीती है वह राष्ट्रीय एकता, विकास और राष्ट्रवाद को कितनी प्राथमिकता देती है। अगर भाजपा कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका विस्तार और मजबूत होगा, खासकर दक्षिण भारत में उसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन अगर वह सिर्फ असम तक सीमित रह जाती है तो यह एक बड़ा झटका माना जाएगा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ेगी, खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में, जहां लोकसभा की सीटें भी काफी हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए कोई खास सकारात्मक संकेत नहीं दिखते। अधिकतम उसे केरल से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन बाकी राज्यों में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले चुनावों में भी उसे झटके लग सकते हैं, जबकि नई जीत की संभावनाएं सीमित नजर आती हैं, शायद सिर्फ पंजाब को छोड़कर। इसका सीधा असर राहुल गांधी और गांधी परिवार की राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। लोकसभा में सीटें होने के कारण वह नेता प्रतिपक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन विपक्ष के वास्तविक नेतृत्व पर उनका दावा कमजोर पड़ सकता है। अगर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन अपने अपने राज्यों में जीतते हैं तो वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के मजबूत चेहरे बनकर उभर सकते हैं। वे ये साबित करेंगे कि उनमें वोट दिलाने की क्षमता है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना होता है। ऐसे में राहुल गांधी तीसरे स्थान पर आ सकते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा सांसद हो। लेकिन अगर ये क्षेत्रीय नेता हार जाते हैं तब भी राहुल गांधी को कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी चुनावी क्षमता साबित नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर डीएमके जैसी सहयोगी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस की स्थिति और खराब हो सकती है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जहां जीत और हार दोनों ही परिस्थितियों में राहुल गांधी के लिए परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। यह एक तरह की लूज लूज स्थिति है। विस्तार से चर्चा हम नतीजों के बाद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।